हेलो गाइस, आई एम इशिका फ्रॉम फ्यूचरिज्म एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वेनेरल डिजीजेस, रिनंसिएशन, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिवोर्स के ग्राउंड के बारे में, जो कि थे हमारे एडल्ट्री, क्रूरलिटी एंड डिजर्शन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने बाकी के डिवोर्स के ग्राउंड के बारे में, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अवेलेबल होते हैं। तो पहला हमारा क्या है इस वीडियो का, सेक्शन 13 क्लॉज 1 का पार्ट 2, जो कि बात करता है हमारे कन्वर्जन की। कन्वर्जन का मतलब भी पता चल गया होगा आपके नाम पढ़ते ही। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट होना। आप क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वन ऑफ द स्पाउस टू एनी अदर रिलीजन, यानी एक स्पाउस का किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाना। एग्जाम्पल देती हूँ, ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, ठीक है। इनकी दोनों ही हिंदू है, दोनों की हिंदू लॉ के हिसाब से शादी होती है, सब कुछ ठीक होता है। बाद में क्या होता है, हस्बैंड मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, सोचता है कि मैं मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता हूँ, अब तो मैं 4 शादियां कर सकता हूँ। तो वाइफ क्या करती है, कोर्ट में जाती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो चुका है, मुझे डाइवोर्स दे दो। तो कोर्ट देखेगी कि हाँ हस्बैंड सच में कन्वर्ट हो चुका है दूसरे रिलीजन में, तो कोर्ट क्या करेगी, वाइफ को इसी ग्राउंड में डाइवोर्स दे देगी। एग्जाम्पल वही कन्वर्जन बाय हिंदू, कोई हिंदू किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, पारसी, जू एक्सेट्रा, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हमारा कन्वर्जन में आता है। अब इसके क्या क्या एसेंशियल्स है, that the respondent has ceased to follow the faith of the Hinduism and he is no longer a Hindu, यानी जो पर्सन है वो क्या हो, पहले हिंदू हो, वो पहले हिंदू रिलीजन को फॉलो करता हो। यहाँ पे जैसे हस्बैंड है वो पहले हिंदू रिलीजन को फॉलो करता था और बाद में वो हिंदू नहीं है, बाद में वो हिंदू नहीं हुआ, मतलब किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया तो वो हिंदू नहीं रहा। तो ये होना चाहिए हमारा पहला एसेंशियल कि वो पहले वो हिंदू ही होना चाहिए, उसके बाद ही वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होगा। दूसरा, that the respondent has converted to another religion that is non-Hindu faith, यानी जो respondent है, यानी जिसके खिलाफ केस हुआ है, वो किस रिलीजन में कन्वर्ट होगा जो कि हिंदू धर्म का नहीं हो या फिर हिंदू रिलीजन को ना मानता, वो ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही 2 एसेंशियल्स हमारे पूरे हो जाएंगे, सामने वाली पार्टी को क्या मिल जाएगा, डाइवोर्स इसी ग्राउंड पे। अब ये क्या कह रहा है, कन्वर्जन इटसेल्फ डज नॉट रिजल्ट इनटू डाइवोर्स, राइट टू फाइल फॉर डाइवोर्स इज ओनली अवेलेबल टू द नॉन कन्वर्टिंग पार्टी। इसमें बोल रहा है कि कन्वर्जन, अगर कोई पर्सन कन्वर्ट हो चुका है किसी और रिलीजन में, तो ये नहीं कि आपको ऑटोमेटिक डाइवोर्स मिल जाएगा। जो इसका राइट टू फाइल डाइवोर्स है वो खाली सामने वाली पार्टी को ही मिलता है, यानी उसके दूसरे जो स्पाउस है, यानी अगर जैसे हस्बैंड हुआ था यहाँ पे, तो जो इसका डाइवोर्स जो फाइल करेगी वो खाली वाइफ ही करेगी और कोई नहीं कर सकता, खाली वाइफ ही करेगी इस ग्राउंड पे डाइवोर्स कि मेरा जो हस्बैंड है वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक केस था सुरेश बाबू वर्सेस लीला। इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू मुस्लिम एंड मैरिज अनदर वुमन, अपने आप को मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट करा, किसी और से शादी कर ली। तो इसमें वाइफ ने फाइल करा और उसने बोला डाइवोर्स चाहिए मुझे, तो कोर्ट ने इसी ग्राउंड पे डाइवोर्स दे दिया था वाइफ को। तो ये था हमारा कन्वर्जन। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब से पता चलोगे, यानी सामने वाला पर्सन क्या है, मैड है, थोड़ा इंसेन है। क्या कह रहा है, द रिस्पोंडेंट हैज बीन इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जो रिस्पोंडेंट है, यानी जिसके खिलाफ हमने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी है, वो क्या हो, अनसाउंड माइंड को, यानी वो इंसेन हो, वो थोड़ा पागल हो, थोड़ा मैड, ये होना चाहिए। और द रिस्पोंडेंट हैज बीन सफरिंग कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, यानी जो सामने वाला पर्सन है वो क्या, या तो लगातार उसको मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक तौर से वो बीमार हो, या फिर बीच बीच में उसको ऐसे दौरे पड़ रहे हो, जिस वजह से जो पिटिशनर है उसके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है रिस्पोंडेंट के साथ रहना। तो इस केस में पिटिशनर क्या कर सकता है, जो सामने वाली पार्टी है वो क्या कर सकती है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ऊपर डाइवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकती है कोर्ट में। एक केस था विनीता सक्सेना वर्सेस पंकज पंडित। इस केस में क्या हुआ था, द पिटिशनर फाइल्ड अ केस टू गेट अ डिवोर्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ऑन द ग्राउंड दैट द रिस्पोंडेंट वाज सफरिंग फॉर अ पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया विच मीन्स मेंटल डिसऑर्डर। यानी इस केस में क्या हुआ था, पिटिशनर ने डाइवोर्स का केस फाइल किया था रिस्पोंडेंट के ऊपर कि जो मेरा कि जो रिस्पोंडेंट है उसको क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी है,
पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया, शिजोफ्रेनिया एक ऐसी मतलब मानसिक बीमारी है, बहुत ही सीरियस बीमारी, जिसमें जो पर्सन होता है वो बहुत ही ओवर थिंक करने लगता है, अलग ही अपने मन में इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। तो इस केस में शी केम टू नो दिस, उसको ये सब शादी के बाद, जो वाइफ है उसको ये सब शादी के बाद पता चला था। तो कोर्ट ने क्या किया था, डाइवोर्स दे दिया था इसी ग्राउंड पे, ऑन ऑफ इंसेनिटी ऑफ हस्बैंड, यानी जो हस्बैंड है वो दिमागी तौर से ठीक नहीं है, तो वाइफ को इसी ग्राउंड पे डाइवोर्स मिल गया था। नेक्स्ट आती है हमारी फिफ्थ पॉइंट, वेनेरल डिजीजेस, यानी if the disease is in communicable form and it can be transmitted to the other spouse, then it can be considered as valid ground for divorce। यानी क्या कह रहे हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये हस्बैंड है, ठीक है, और ये वाइफ है, अब यहाँ पे समझ लो हस्बैंड को एक वेनेरल डिजीज है जो कि वाइफ को भी लग सकती है। वेनेरल डिजीज मतलब ऐसी लगनी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी हो सकती है। तो यहाँ पे हस्बैंड को है डिजीजेस, ठीक है, तो जो कि ठीक नहीं हो सकती, अगर ठीक हो सकती है तो बात अलग है, तो बट यहाँ पे ठीक नहीं हो सकती, तो वाइफ क्या करेगी, कोर्ट के पास जाएगी कि मेरे हस्बैंड को ऐसी डिजीजेस है वो जिससे मेरे को भी खतरा है इससे, तो मेरे को अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए। कोर्ट देखेगा कि जो वाइफ कह रही है वो सच है, तो कोर्ट क्या करेगा, वाइफ को इसी ग्राउंड पे डाइवोर्स दे देगा, वेनेरल डिजीजेस के ग्राउंड पे डाइवोर्स दे देगा। सेम यही एग्जांपल है, ए मैरिड विद बी, ए की बी से शादी हुई और ए को लेटर बाद में क्या हुआ, वेनेरल डिजीजेस हो गई, और जो कि इनक्योरेबल थी, यानी जो ठीक नहीं हो सकती थी, और चांस था कि वो डिजीजेस बी को भी ट्रांसफर हो सकती है, यानी बी को भी वो इन्फेक्टेड हो सकता है बीवी। तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट में अप्रोच किया, बी ने कोर्ट में अप्रोच करा, जिससे उनकी मैरिज जो थी डिसॉल्व हो गई, यानी डाइवोर्स हो गया दोनों के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा 6 पॉइंट, रेनंसिएशन। क्या मतलब है इसका, इट मीन्स आइदर पार्टी हैज renounced द वर्ड बाय एंटरिंग इनटू एनी रिलीजन और होली ऑर्डर, दिस इज पार्ट ऑफ, यानी क्या कह रहे हैं, यानी अगर कोई आपका स्पाउस यानी कोई भी हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ क्या करती है, पूरे वर्ल्ड को त्याग देती है, यानी पूरे वर्ल्ड से संन्यास ले लेती है, वो अलग ही धर्म पे मतलब पाथ ऑफ गॉड पे चलने लगती है, तो सामने वाली पार्टी कोर्ट में केस फाइल कर सकती है कि यानी जो मेरा हस्बैंड है या फिर जो मेरी वाइफ है वो उसने संन्यास ले लिया है, तो मेरे को डाइवोर्स चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगी, डाइवोर्स दे देगी इसी ग्राउंड पे। एक केस था सत्यनारायण वर्सेस एचआरई बोर्ड, 1957 का एक केस था। इस केस में क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड दैट मेयर रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट सफिशिएंट, यानी अगर आप पूरे वर्ल्ड को त्याग देते हो वो सफिशिएंट नहीं है रेनंसिएशन के लिए, दैट शुड बी सपोर्टेड बाय एंटरिंग अ रिलीजियस और होली ऑर्डर, यानी अगर आप किसी और होली ऑर्डर पे चल रहे हो, भगवान के रास्ते पे चल रहे हो, और अगर आपको सन्यासी बनना मतलब अगर आप सन्यासी बन रहे हो, तो जो इसके क्या होते हैं, जो उसके रिट्स होते हैं, यानी जो उसका प्रथा होती है, जो जो सेरेमनीज होती है, वो करनी नेसेसरी है। अगर आप खाली वर्ल्ड त्याग देते हो तो वो आपका नहीं माना जाएगा रेजिस्ट्रेशन में, बट अगर आप वो सारी सेरेमनीज परफॉर्म करते हो जो एक सन्यासी करता है, तो जब वो आप सेरेमनीज परफॉर्म कर लोगे तभी हम ये मानेंगे कि आपने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, यानी आपने वर्ल्ड को त्याग दिया है। ये था हमारा रिनाउंसिएशन का। उसके बाद आता है हमारा लास्ट ग्राउंड, जो कि है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी हमें ये हमारा दे रखा है 7th पॉइंट में। इसका मतलब क्या है, अ पर्सन कैन बी प्रेज्यूम टू बी डेथ इन द आई ऑफ लॉ इफ ही इज नॉट हेयर्ड अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर। क्या कह रहे हैं, अगर कोई पर्सन 7 साल से मिसिंग है, या फिर हमने सुना ही नहीं 7 साल से उसके बारे में कि वो जिंदा है भी, तो कोर्ट क्या मान लेगी, वो पर्सन मर चुका है, हम उसको डेथ प्रिज्यूम्ड कर लेंगे। एग्जाम्पल, A was missing from the last 7 years and his wife B does not get any news from about him of being alive or dead. Here B can approach the court and ask for the divorce. For example, मैं ऐसे समझाती हूँ, ये A है, यानी ये हस्बैंड है या फिर वाइफ, हस्बैंड ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, ठीक है। अब ए जो है वो 7 साल से गायब है, बी ने जो यानी जो इसकी वाइफ है, इसने कुछ नहीं सुना कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, 7 साल से इसके बारे में कुछ नहीं सुना कि ये जिंदा है भी या नहीं। तो वाइफ क्या करेगी, कोर्ट के पास जाएगी कि मेरा जो हस्बैंड है वो 7 साल से मिसिंग है, ना वो मैंने उसको 7 साल से देखा, ना बात हुई, कुछ भी नहीं हो, 7 साल हो गए उसको। तो कोर्ट क्या मानेगी कि जो हस्बैंड है वो मर चुका है, उसको डेथ प्रिज्यूम कर लेगी, तो कोर्ट इसी ग्राउंड पे बी को क्या दे देगी, डाइवोर्स दे देगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इफ द other partner assuming that he or she has becoming a widow or widower
contracts a second marriage and after some time the absent partner reappears, the second marriage is invalid under section 11 and the spouse may also be sued for bigamy under section 494 of the IPC except when the other absent spouse has not been alive for a continuous period of 7 years. अब क्या कह रहा है पहले देखना, सो ध्यान से समझना. ये है हस्बैंड, ठीक है, ये है वाइफ. हस्बैंड को वाइफ ने सुना ही नहीं कि 7 साल से उसका 4 साल से उसका हस्बैंड जो है वाइफ ने, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है. हस्बैंड जो है वो 4 साल से मिसिंग है, ठीक है. वाइफ सोचती है उसका हस्बैंड मर चुका है, सिर्फ 4 साल हुआ है अभी मिसिंग हुए. वाइफ सोचती है उसका हस्बैंड मर चुका है, ये क्या कर लेती है, किसी और हस्बैंड से शादी कर लेती है, ठीक है. 5वें साल क्या होता है, 5th ईयर में क्या होता है, इसका हस्बैंड वापस आ जाता है. हस्बैंड जाता है कोर्ट के पास, कोर्ट को बोलता है कि जो मेरी वाइफ है उसने मेरे होते हुए किसी और से शादी कर ली है. तो कोर्ट यहाँ पे किसको गिल्टी मानेगी, कोर्ट यहाँ पे वाइफ को गिल्टी मानेगी. वो बोलेगी अभी आपके हस्बैंड को गए हुए 7 साल नहीं हुए, अभी उसको मिसिंग हुए हुए सिर्फ 4 साल हुए थे और आपने शादी कर ली. तो यहाँ पे कोर्ट वाइफ को गिल्टी मानेगी और जो उसकी इसके साथ शादी हुई है उसको वॉइड मानेगी अंडर सेक्शन 11. और जो वाइफ है उसको पनिशमेंट मिल सकती है बाइगैमी के अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी में. बट अगर यहाँ पे हस्बैंड को गए हुए 7 साल हो जाते, 7 साल से वो मिसिंग होता, उसके बाद वाइफ शादी करती, तो वाइफ गिल्टी नहीं होती. बट एक चीज और, वाइफ को कोर्ट से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री लेनी जरूरी होती है. डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हैज बीन ऑब्टेन्ड, यानी मैं अपनी को अगर जैसे आपका इसका हस्बैंड है जो 7 साल से गायब है, तो वाइफ को पहले कोर्ट में जाके अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाना पड़ेगा, यानी डाइवोर्स लेना पड़ेगा. उसी के बाद वो किसी और से शादी कर सकती है. तो यह था हमारा प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा था ऐसे डाइवोर्स के ग्राउंड को जो कि दोनों ही हस्बैंड और वाइफ को अवेलेबल है. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. एंड अगर आपको ऑनलाइन या फिर क्लास लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. थैंक यू.